नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए वर्ण विचार टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे वर्ण विचार टॉपिक को, और वर्ण विचार टॉपिक में भी अपन किसको पढ़ रहे थे? व्यंजन वर्णों को पढ़ रहे थे। और व्यंजन वर्णों में अपन व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण दो आधारों पे अपनों ने किया था, जिसमें एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर था और दूसरा था प्रयत्न विधि के आधार पर। अपन कौन सा पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर, और इस आधार पर अपनों ने व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटकर पढ़ा था। कौन कौन से भागों में, कौन कौन से आधारों में बांटा था अपनों ने? सबसे पहले अपनों ने बांटा था जो श्वास वायु है उसके आधार पर बांटा था। उसके साथ साथ अपनों ने घोष के आधार पर बांटा था। उसके साथ साथ तीसरा जो भेद था अपना, वो था उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर ये तीसरा भेद अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, घोष के आधार पर सघोष और अघोष 2 भाग हो गए थे, और उसके बाद श्वास वायु या प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण हो गए थे। अब तीसरा उच्चारण के आधार पर। यहाँ पर आपको यह समझना अति आवश्यक है कि देखिए, अपनों ने उच्चारण के संबंध में वर्गीकरण और भी पढ़ा है, जिसमें अपनों ने उच्चारण स्थान के आधार पर और स्वरों में भी उच्चारण के आधार पर पढ़ा था। तो 2 भागों में बांटा था, अनुनासिक और अननुनासिक स्वर। यहाँ पर अपन सिर्फ और सिर्फ उच्चारण के आधार पर पढ़ रहे हैं, न कि उच्चारण स्थान के आधार पर। अर्थात उच्चारण करते समय किस प्रकार का प्रयत्न करना पड़ेगा, हमारी जो स्वर तंत्रियां है वो किस प्रकार से प्रयास करेगी, तब जाकर व्यंजन उच्चरित होंगे। तो उनके आधार पर अपन वर्गीकरण करते हैं। देखिए, सामान्यतः इस आधार पर सभी के सभी व्यंजन जो है वो 8 भागों में बांटकर पढ़े जाते हैं। कैसे और कौन कौन से? आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले की यदि बात करें तो कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या यदि माने तो देखिए ये 16 होते हैं। ये मात्र ऐसे स्वर हैं जो मुख में किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए उच्चरित होंगे। कौन कौन से होंगे? देखिए, इसमें 4-4 वर्ण आएंगे प्रत्येक वर्ग के। क वर्ग में कौन कौन से आएंगे? क वर्ग में आएगा क, ख, ग और घ। ये 4 वर्ण माने जाएंगे। उसके बाद च वर्ग को एक बार अपन छोड़ देंगे। उसके बाद कौन सा वर्ग आता है? ट वर्ग। ट वर्ग के फिर 4 आ जाएंगे, ट, ठ, ड और ढ। ये 4 वर्ण आ जाएंगे। उसके बाद त वर्ग आ जाएगा, और त वर्ग के फिर 4 आ जाएंगे। कौन कौन से? त, थ, द और ध। ये 4 वर्ण त वर्ग के आ जाएंगे। उसके बाद 5वां वर्ग कौन सा है? प वर्ग। और प वर्ग के फिर 4 ले लिए जाएंगे। कौन कौन से? प, फ, ब और उसके बाद भ। यानी प्रत्येक वर्ग के 4-4 वर्णों को लिया जाएगा, और प्रत्येक वर्ग के 4-4 वर्ण उच्चारण के आधार पर स्पर्शी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मुख के किसी भी अंग से स्पर्श होने पर उच्चरित होते हैं। ये संख्या में कितने माने जाएंगे? 16 माने जाएंगे। और कौन कौन से माने जाएंगे ये अपनों ने देख लिए। अब अपन बात करते हैं। देखिए, अपनों ने इन 5 वर्ग होते हैं, और 5 में से अपनों ने च वर्ग को छोड़ा है। उसको क्यों छोड़ा? उसको इसलिए छोड़ा क्योंकि देखिए, इसमें भी जो च वर्ग होता है वो भी मुख में किसी न किसी अंग की वायु स्पर्श करती तभी उच्चरित होता है। परंतु उसके साथ एक शर्त और होती है। यदि अपन प्रयत्न के आधार पर देखें तो च वर्ग का उच्चारण करने में हल्का संघर्ष भी होता है, हल्का घर्षण भी होता है। तो इसलिए उसको मात्र स्पर्शी नहीं मानते, उसको क्या मानते हैं?
उसको स्पर्श संघर्षी मानते हैं, स्पर्श संघर्षी। तो देखिए ये स्पर्शी नहीं होकर, केवल स्पर्शी नहीं होकर ये स्पर्श संघर्षी कहलाएंगे। ये संख्या में कितने होंगे? 4 होंगे। कौन कौन से होंगे? च वर्ग वाले होंगे। और च वर्ग वाले भी कौन कौन से? च, छ, ज और झ। तो यहाँ पर अपनों ने 20 व्यंजन वर्णों को पढ़ लिया है। ठीक है, ये 16 हो जाएंगे और ये 4 हो जाएंगे। याद रखना है कि ये स्पर्शी हो जाएंगे और ये स्पर्श संघर्षी हो जाएंगे। उसके बाद अपन आते हैं आगे। ठीक है, देखिए वर्गीय व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। अपनों ने अभी तक कितनों को लिया है? 20 को लिया है। 20 को लिया है तो उसके आगे वाले किस में जाएंगे? 20 के बाद वाले किस में जाएंगे? तो 20 के बाद वाले जो पांचवें वर्ण है उनको अपन किस रूप में मानेंगे? उनको अपन मानेंगे नासिक्य वर्ण, क्योंकि उच्चारण करते समय नाक की सहायता उसमें ली जाती है। तो इसलिए उनको सिर्फ और सिर्फ उच्चारण के आधार पर नासिक्य ही माना जाएगा, अपने वर्ग में उनको शामिल नहीं किया जाता। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे नासिक्य वर्ण? ये टोटल 5 हो जाएंगे। कौन कौन से? क वर्ग का अंगा हो जाएगा, च वर्ग का इय हो जाएगा, ट वर्ग का अण हो जाएगा, त वर्ग का न हो जाएगा और उसके बाद प वर्ग का म हो जाएगा। ये 5 वर्ण नासिक्य वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 16 स्पर्शी और उसके बाद 4 जो माने जाएंगे वो स्पर्श संघर्षी माने जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये 5 नासिक्य हो जाएंगे। यहां तक अपनों ने कितने व्यंजन पढ़ लिए? 25 व्यंजन पढ़ लिए। अब यहाँ पर उच्चारण के आधार पर एक भेद और माना जाता है। मैंने आपको करवाते समय वर्णों का या व्यंजन जब मैंने शुरू करवाए थे उसी समय मैंने आपको बताया था कि पहले कुल व्यंजन है वो 25 माने जाते थे और ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं या वर्गीय व्यंजन होते हैं ये 25 माने जाते थे, परंतु वर्तमान में 2 बढ़ गए हैं। और वो 2 कौन कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे। ये कौन कौन से हैं? ये 2 होते हैं संख्या में। और कौन कौन से होंगे? एक तो ये होगा और एक ये होगा, यानी दोनों बिंदु वाले वर्ण गिने जाएंगे। तो यहाँ पर अपनों ने जो 25 यानी मैं तक के सभी वर्णों को ले लिए, 27 के 27 वर्ण ले लिए, जिसमें से 16 स्पर्शी, 4 स्पर्श संघर्षी, 5 नासिक्य और 2 उत्क्षिप्त। वर्तमान में वर्गीय व्यंजन टोटल कितने हैं? 25 प्लस 2 और 25 प्लस 2 में 25 यहां तक पढ़ लिया और 2 यहां तक आ गए। अब देखिए, अब इसके बाद आता है कौन सी लाइन आती है? ये रेलेवा वाली। तो उसमें यदि अपन देखें तो देखिए 2 स्वर ऐसे होते हैं जिनको उच्चारण विधि या उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर अर्ध स्वर माना जाता है, अर्ध स्वर माना जाता है, या फिर इनको संघर्षहीन भी कहा जाता है। संघर्षहीन स्वर या संघर्षहीन वर्ण भी कहा जाता है। ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यह और वह। अब इनको अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? देखिए, ये 2 वर्ण ऐसे हैं, 2 व्यंजन ऐसे हैं जिनको अपन उच्चारण करते हैं तो उस समय व्यंजनों से कम दबाव लगता है और स्वरों से हल्का सा ज्यादा दबाव लगता है, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। इनके उच्चारण में संघर्ष बिल्कुल नहीं होता या बिल्कुल भी संघर्ष नहीं होता, इसलिए इनको संघर्षहीन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें र और ल 2 बच गए। तो देखिए, एक प्रकंपित या लुंठित भेद होता है। ठीक है, प्रकंपित यानी जिसमें कंपन होगा, लुंठित यानी जो लुढ़कता हुआ सा प्रतीत होगा। वो कौन सा होता है? वो मात्र एक व्यंजन होता है और वो कौन सा होता है? र होता है। देखिए, अपन र का उच्चारण करते हैं तो र यानी
जीभ में कंपन होगा और ऐसे लगेगा जैसे वो लुढ़कता हुआ जा रहा है या फिर वायु लुढ़कती हुई फेंकी जा रही है। तो इसलिए उनको प्रकंपित या लुंठित कहा जाता है। ये मात्र एक वर्ण होता है र। एक भेद इसका होता है पार्श्विक। देखिए पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं, ये भी मात्र एक होता है और कौन सा होता है, ल। अब इसको पार्श्विक क्यों कहते हैं, देखिए पार्श्व का शाब्दिक अर्थ होता है किनारा, ठीक है, किनारा। तो हमारी जो जीभ होती है उसके दोनों किनारों से या दोनों साइडों से जिनके उच्चारण में हवा निकलती हो तो उसे क्या कहा जाएगा, पार्श्विक। देखिए ल का उच्चारण करते हैं तो जीभ तो ऊपर तालुक की या मसूड़ों के टकरा जाती है, वहीं पर रुक जाती है। जैसे ल तो जीभ तो ऊपर टकरा जाएगी, वहां पर स्पर्श कर जाएगी और उसके बाद जीभ के जो दोनों किनारे हैं वहां से वायु निकलेगी और तब वर्ण उच्चरित होगा। इसलिए ल वर्ण को क्या माना जाएगा, पार्श्विक माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया 8 भाग। 8 भागों में उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों को बांटा जाता है। पहला स्पर्शी, दूसरा स्पर्श संघर्षी, तीसरा नासिक्य, चौथा उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है उसके बाद इनको उत्क्षिप्त कह दो या द्विगुणित भी कहा जाता है इनको, ठीक है, इनको ताड़न जात भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ ताड़न जात, हालांकि ये मैं पहले बता चुकी हूँ, द्विगुणित भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 5वां अर्धस्वर या संघर्षहीन, 6ठा कौन सा हो गया, प्रकंपित, 7वां कौन सा हो गया, पार्श्विक। अपनों ने 7 भेद पढ़ लिए हैं उच्चारण के आधार पर। अब एक और कौन सा बच गया, देखिए अपनों ने 11 तक सारे व्यंजन पढ़ लिए। उसके बाद एक बचा है इस संघर्षी वर्ण, संघर्षी व्यंजन या संघर्षी वर्ण। अब संघर्षी वर्ण कितने होते हैं, कुल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, श, स और है। ये 4 संघर्षी कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि अपनों ने पहले भी पढ़ा था, इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, जो सामान्य वर्गीकरण अपनों ने पढ़ा था। उस समय मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इन वर्णों के उच्चारण में वायु संघर्ष के साथ या घर्षण के साथ बाहर निकलती है और जैसे ही संघर्ष या घर्षण होता है तो वायु हल्की सी गर्म हो जाती है, तो इसलिए इनको ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। और चूंकि इसमें संघर्ष होता है, घर्षण होता है, जब अपन प्रयत्न करते हैं तब संघर्ष या घर्षण होता है, इसलिए इनको उच्चारण के आधार पर संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये पढ़े अपनों ने उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, जो अपन कुल 8 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। आपको ये चीज स्पेशल याद रखनी है। देखिए संघर्षी तो ये होंगे और स्पर्शी वो 16 होंगे, ठीक है, और स्पर्श संघर्षी वो 4 होंगे। इनको थोड़ा सा अलग अलग ध्यान में आप रख लेना, ठीक है। च वर्ग को इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि वो स्पर्श भी होता है और थोड़ा संघर्ष होता है, इसलिए वो स्पर्श संघर्षी हो जाएगा। स्पर्श वो 16 हो गए, उसके बाद संघर्षी ये 4 हो जाएंगे। च वर्ग ही स्पर्श संघर्षी कहलाएगा क्योंकि ये स्पर्शी वर्ण है, क्योंकि इनके साथ ही अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों को आप एक बार थोड़ा सा अलग करके पढ़ लेना। देखिए अपनों ने सबसे पहला वर्गीकरण पढ़ा व्यंजनों का मोटे तौर पर। देखिए सामान्य वर्गीकरण तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था कि ये सामान्य वर्गीकरण है, ये कोई मानक वर्गीकरण नहीं है। मानक वर्गीकरण कितने माने जाते हैं व्यंजन वर्णों के, 2। कौन कौन से, उच्चारण स्थान के आधार पर। उसमें अपनों ने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण भी देखा, उच्चारण स्थान कितने होते हैं और इसके साथ साथ करण या साधन क्या होते हैं वो भी अपनों ने देखा। ये सारी चीजें देखी। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण कौन सा था, प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर भी अपनों ने व्यंजनों को 3 भागों में बांटकर पढ़ा है। कौन कौन सा, घोष या गूंज के आधार पर, सघोष और अघोष। उसके बाद प्राणवायु या श्वास वायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, और उसके बाद अपनों ने उच्चारण के आधार पर ये 8 वर्गीकरण पढ़ा। यहाँ पर अपना व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। अब देखिए कुछ विशिष्ट तथ्य या कुछ मुख्य तथ्य।
देखिए, कभी कभार यूं पूछ लिया जाता है, एक शब्द आता है हिंदी में, द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, या इनमें से द्वित्व व्यंजन कौन सा है। यूं भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छ कौन सा है। ठीक है, इस प्रकार की शब्दावली आती है। तो कभी भी अगर अपने सामने आ जाए इस प्रकार की शब्दावली, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर अपन इन चीजों को क्लियर कर लेते हैं। द्वित्व किसे कहते हैं? देखिए, एक समान दो व्यंजन। ठीक है, अब यहां पर समान है तो संयुक्त पढ़ेंगे तो असमान दो व्यंजन। ठीक है, ये दो समान व्यंजन होंगे, ये दो असमान व्यंजन होंगे। दोनों में ही एक शर्त सेम होगी, समान होगी। कौन सी? कि दोनों के बीच में स्वर नहीं आएगा, स्वर का प्रयोग नहीं होगा। अर्थात अब देखिए, एक में बीच में स्वर का प्रयोग नहीं हो, दोनों एक साथ व्यंजन हो, तो जाहिर सी बात है, ये मैं सरल भाषा में बता देती हूँ, एक तो आधा होगा और एक पूरा होगा। एक आधा एक पूरा, क्योंकि व्यंजन तो मूल रूप में आधे ही होते हैं, और व्यंजन मूल रूप में आधे होते हैं और वो स्वरों की सहायता से पूरे होते हैं। और यदि बीच में कोई स्वर नहीं है तो इसका मतलब वो आधा ही रह गया, आगे वाले में बाद में स्वर आ सकता है। तो देखिए, एक आधा और एक पूरा कैसे? मान लीजिए एक शब्द है कच्चा। ठीक है, अब कच्चा जो शब्द है उसमें अपन देखें तो कै में स्वर है, व्यंजन मूलतः इतना ही होता है, उसमें स्वर लगा हुआ है, तो इसको अपनों ने अलग कर दिया। अब यहां पे च, ठीक है, अब च आधा, ये इसमें स्वर है ही नहीं, तो अब अपन आगे देखें तो ये आगे चा है, यानी च के साथ आ स्वर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपन देखें कि कौन से ऐसे व्यंजन है जिनके बीच में स्वर नहीं आया है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में स्वर आ गया, तो इसको छोड़ दो। अब ये देखो, यहां पे दोनों के बीच में स्वर नहीं है, और दोनों कैसे हैं? समान है, दोनों ही च है, समान है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, दो व्यंजन जो एक समान है और जिनके बीच में स्वर नहीं है, अर्थात एक तो आधा है और एक पूरा है, तो वे क्या कहलाएंगे? द्वित्व व्यंजन। उसी प्रकार से एक अपन और देखते हैं, और क्या देखते हैं अपन? स्नान, ये शब्द है। अब इसको अलग करो, देखिए ये स तो आधा ही है, तो ये अपन यूं का यूं लिख देते हैं। अब ना, तो ना में न के साथ आ जुड़ा हुआ है, इसको अलग कर लिया। आगे क्या है? न है, तो न के साथ भी ए जुड़ा हुआ है, तो इसको भी अलग कर दिया। अब अपने को देखना है कि ऐसी स्थिति कहां बन रही है जहां पर दो व्यंजन वर्ण आ रहे हैं और उनके बीच में स्वर नहीं आ रहा, तो ये स, ये न। अब इन दोनों की, ये दोनों ही व्यंजन है और इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, ये है। आगे देखें तो ये आ, मतलब इस न और इस न के बीच में ये स्वर आ गया, और फिर आगे यदि अपन देखें तो इसके बाद भी स्वर आ गया, यानी आगे कोई स्थिति नहीं है, ये स्थिति बन गई। अब ये दोनों देख लो, समान है या असमान। अब ये स और ये न, यानी दोनों अलग अलग है, असमान है, तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छ कहा जाएगा। अर्थात इस प्रकार के शब्द आ जाए जिनमें दो एक जैसे हो और एक आधा और एक पूरा हो, तो वो द्वित्व कहलाएंगे। उसी प्रकार से जैसे एक सज्जन व्यक्ति, सज्जन शब्द है, उल्लेख शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो समान व्यंजन है, दोनों के बीच में स्वर नहीं है, एक आधा एक पूरा है। यहाँ पर भी दो समान व्यंजन है, एक आधा एक पूरा है, दोनों के बीच में स्वर नहीं है, तो ये तो क्या कहलाएंगे? द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। यदि इस प्रकार का शब्द आ जाए स्वर,
तो देखिए दो असमान व्यंजन है, दोनों के बीच में स्वर नहीं है, तो स्वर क्या कहलाएगा, ये व्यंजन गुच्छ कहलाएगा, या संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। इसके साथ साथ स्नान शब्द अपनों ने अभी देखा, ठीक है। इसके साथ साथ स्कूल शब्द अपन देख सकते हैं, इसमें भी दो असमान व्यंजन है, दोनों के बीच में स्वर नहीं है, एक आधा एक पूरा। यहाँ पर भी देखिए दो असमान व्यंजन, एक आधा एक पूरा, और दोनों के बीच में स्वर नहीं है। ये गुच्छ शब्द स्वयं देख सकते हो आप, गुच्छ में देखिए दोनों असमान स्वर है, च और छ है, और दोनों के बीच में स्वर नहीं है, एक आधा एक पूरा है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे व्यंजन गुच्छ या संयुक्त व्यंजन। देखिए इनको एक नाम और भी देते हैं, युग्मक भी देते हैं, शब्द युग्मक, युग्मक भी इनको कहा जाता है। दो अलग अलग वर्णों का संयोग करके, संयुक्त करके जब बनाया जाता है तो उनको संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। एक जैसे ही दो मिल जाते हैं तो उनको द्वित्व कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और, एक शब्दावली व्याकरण की ओर, वो कौन सी, देखिए यहाँ पर एक कच्चा शब्द है जिसको अपनों ने समूह के रूप में लिखा हुआ है। कुछ वर्ण कितने, 2 4 5, 5 वर्णों का संयोग करके और अपनों ने कच्चा बना लिया। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5, 5 वर्णों का संयोग करके यहां पर अपनों ने एक शब्द स्नान बना लिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, देखिए ये सम्मिलित रूप में लिखा गया है, इसलिए इसको संयोजन कहते हैं, ठीक है। और संयोजन किसका है, वर्णों का है, इसलिए इसको वर्ण संयोजन कहा जाता है। यानी कुछ वर्णों को मिलाकर सामूहिक रूप में या समूह रूप में लिख दिया जाता है, तो ये शब्द तो क्या कहलाएगा, वर्ण संयोजन। और यदि अपन वर्णों को अलग अलग करके लिख दे तो अलग अलग करना कहलाता है वियोजन। और वियोजन किसका, वही वर्णों का। तो इस नियम को या फिर इस प्रकार अलग अलग लिखने को तो कहते हैं वर्ण वियोजन, और इसको कहते हैं वर्ण संयोजन। ये कभी भी इस प्रकार के शब्द यदि हिंदी व्याकरण में आपको देखने को मिले तो आप समझ लेना वर्ण वियोजन किया हुआ है तो इसका मतलब सभी वर्ण अलग अलग करके लिखे हुए हैं, संयोजन किया हुआ है तो इसका मतलब एक शब्द लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यदि दो एक जैसे आ रहे हैं तो वो तो क्या कहलाएंगे, द्वित्व, और अलग अलग आ रहे हैं तो व्यंजन गुच्छ। यहां पर एक चीज और बता देती हूं मैं, देखिए काफी बार इस प्रकार के शब्द आते हैं कि उसमें ये विभक्ति आती है, इस विभक्ति का लोप होता है, इस प्रकार से विभक्तियों का प्रकटीकरण होता है, इस प्रकार से विभक्तियां देनी है। ये विभक्ति क्या चीज होती है। अब देखिए अक्सर अपन इस प्रकार के शब्द पढ़ लेते हैं, फिर यूं हो जाता है कि ये तो हमें पता ही नहीं। देखिए विभक्ति और कोई तूफान नहीं है और कोई पहाड़ नहीं है, सिर्फ कारक के जो चिन्ह होते हैं ना, जैसे कारक के चिन्ह कौन से, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का को, तो ये जो होंगे ना ये ही क्या कहलाते हैं, विभक्ति कहलाती है, ठीक है। सामान्यतः हम कारक चिन्ह न बोलकर और सिर्फ विभक्ति बोल देते हैं कि को विभक्ति का लोप हुआ है, ने विभक्ति का लोप हुआ है, तो कारक के चिन्ह ही क्या कहलाएंगे, विभक्तियां कहलाएंगी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना वर्ण विचार टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नई क्लास में नए समय पर नए टॉपिक के साथ बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।